नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैं आज अपने तमाम दर्शकों से पहले ये निवेदन कर रहा हूं कि आज की इस खबर को पूरा देखिए, क्योंकि जो मैं आज खुलासा करने जा रहा हूं, जो जानकारियां मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, वो आम आदमी से जुड़ी हुई है, हमारी रसोई से जुड़ी हुई है, किसानों से जुड़ी हुई है। आप सोचिए, महंगाई से जुड़ी हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश में किसान जो उपज को एक तरह से पैदा करता है, मेहनत करता है, अपनी खून पसीना बहाता है, और उसके बाद में हमारे यहाँ जो सिस्टम बना दिया गया है, चाहे वेयर हाउसिंग का सिस्टम हो, चाहे वो खरीदी का हो, उपार्जन का हो, किस तरह भ्रष्टाचार होता है। और अब सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार ये मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो कोई मेरे आंकड़े नहीं है, व्यक्तिगत आंकड़े नहीं है, सरकारी पोर्टल के अनुसार एक जिले में 5 से 6 करोड़ रुपए का हर साल ऐसा घोटाला हो रहा है जिसे आसानी से रोका जा सकता है, लेकिन अधिकारी रोकने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये वो घोटाला है जो पकड़ में आ गया है, जो पकड़ में नहीं आ रहा है वो इससे कई गुना है। तो आप सोचिए, एक जिले में यदि 5 करोड़ है तो मध्य प्रदेश के 55 जिले में कितना भ्रष्टाचार है। अब मैं आपको सीधा, बड़ी लंबी भूमिका बनाने के बजाय मैं सीधा ले चलता हूँ रीवा में सिमरिया के कांग्रेस के विधायक है अभय मिश्रा जी। अभय मिश्रा जी ने इस पूरे घोटाले पे रिसर्च करने के लिए अपने एक कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई और उनका नाम है अमरीश द्विवेदी। अमरीश द्विवेदी को बाकायदा इन्होंने विधायक प्रतिनिधि बनवाया, विधायक प्रतिनिधि बना के उन्हें नागरिक आपूर्ति निगम का प्रभार दिया। और वाकई आज धन्यवाद देना चाहिए, और यदि ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी सुने तो अमरीश का धन्यवाद दें, क्योंकि अमरीश ने ये जो सैंपल पकड़ा है भ्रष्टाचार का, ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए वैसे ही है जैसे आप कढ़ाई में वो एक चावल देखते हैं ना कि पका है या कच्चा है, बिल्कुल उसी तरह से अमरीश ने ये घोटाला पकड़ के, और आज मतलब सिमरिया के विधायक जी जो है अभय मिश्रा, आज वो मध्य प्रदेश के बल्लभ भवन पहुंचे हैं। मंत्रालय में उन्होंने जो प्रभारी जो प्रमुख सचिव है इस विभाग की, उनसे मुलाकात की है। उनके सामने जब ये आंकड़े रखे गए, दीपाली रस्तोगी जो चार्ज में है इस समय, वो देख के चौंक गई और उन्होंने खुद इनसे कहा है कि वाकई ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है भ्रष्टाचार है। ये मंत्रालय से निकलकर, बल्लभ भवन से निकलकर सीधे मेरे स्टूडियो में आए हैं। अब पहले मैं इस भूमिका के बारे में विधायक जी को जोड़ता हूँ, फिर विधायक प्रतिनिधि से आपको मिलवाऊंगा, जिस व्यक्ति ने रात दिन मेहनत करके एक एक कागज, एक एक जानकारी जुटाई है, केवल इसलिए कि सरकार के सामने रख सके, उसकी नींद खुल सके। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपने सरकार की नींद खोलने के लिए यह किया है। संक्षिप्त में ये मामला है क्या? ये मामला है हमारे यहाँ के 168 किसानों का पेमेंट जो नहीं हो रहा। उन्होंने बेचारे, पहले किसान कितनी मेहनत करते हैं, नुकसान का धंधा करते हैं, फिर खाद के लिए लाठियाँ खाते हैं, फिर बिजली के ट्रांसफार्मर के लिए दर दर भटकते हैं, फिर नुकसान का धंधा होने के बाद जब वो अपने मेहनत की गाड़ी कमाई बेचने जाएं और उसका पैसा उनको ना मिले, और हम जैसे लोग चुनने के बाद भी उनकी मदद ना कर पाएँ, सरेआम डकैती डल रही हो, कुछ कर ना पाएँ, तो कुछ तो करना होगा। फिर हम विधायक हैं, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस पर रिसर्च करें। हवा हवाई है, हम बात करेंगे तो कोई सुनने को तैयार नहीं। इसी का लाभ ये लोग हमेशा से उठाते आए हैं। बात रिसर्च किए बिना किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। हमने इसके पहले आबकारी में आपके यहाँ इंटरव्यू दे चुका हूँ। सरकार पे जू नहीं रेग रही अलग बात है, पर माननीय देवड़ा जी का पूरा घोटाला मैंने आपके सामने रख दिया था। कैसे फर्जी बैंक गारंटी से लेकर एक एक परमिट को 3-3 बार घुमाना और कैसे डंप करना, किस तरह नशे के कारोबार को फैलाना, ये आपके सामने है। प्रदेश में इस समय समस्या क्या है? इस समय जो तस्करी हो रही है या कि नशे की ड्रग्स की हो रही है पूरे प्रदेश में, प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे तो उनको नशेड़ी बना रही है सरकार, या कि खाद्यान्न में स्मगलिंग हो रही है, इसी की तस्करी हो रही है। पूरी तरह से योजना के नाम पर लूटपाट हो रही है। सरकार 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी की है। लूटो लुटवाओ शब्दों का जलपान कराओ और टहलाते रहो, वोट लेते रहो। वोट में ये जीत लेते हैं, ये बात सही है, सरकारी पैसे से वोट खरीद लेते हैं। पर इनका आज मैं एक विशेष जो मैं लेके आया हूँ कि जिसमें 2-3 विभाग है, एक फूड है, एक नान है, एक वेयर हाउसिंग है। इस पे कैसे घोटाला होता है,
कैसे ये पैसे को खा रहे हैं। जो अभी आप 5-6 करोड़ की बात कर रहे थे, आप गलत कर रहे थे। ये 12 से 15 करोड़ रुपए केवल खरीदी में है, उपार्जन। अभी सीजन आएगा तो आप मिलिंग की बात करेंगे कि मतलब हम चावल, सरकार धान देगी और मिलर उसका चावल बना के देंगे। ना वो चावल बनाते हैं ना कुछ, धान लेते हैं, सरकार की योजना का लाभ उठाते हैं, वहीं बाज़ार में बेच देते हैं। और यहाँ की धान बालाघाट जा रही, बालाघाट की रीवा आ रही, और बालाघाट से सस्ता चावल खरीद के वहीं जमा कर देते हैं। यदि कर दें तो बाकी वहाँ भी बहुत बड़ा घोटाला है। इस तरह से एक तरफ आप देखिए प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है। 4 लाख 4.5 लाख करोड़ का कर्ज है। ऐसा क्या बदल गया 25 सालों में, क्या बदलाव आ गया कि इतना पैसा गया कहाँ। ये पैसा 2 तरह की सरकार की ड्यूटी होती है। एक तो सरकार अपनी इनकम को बढ़ाए। जब तुम नशा नहीं रोक पा रहे हो, गली गली हो ही रहा, तो तुम अपनी आबकारी की इनकम यूपी पैटर्न में क्यों नहीं बढ़ाते हो। एमपीईबी में गली गली चोरी हो रही है, लूट हो रही है, बिजली के बिलों में कुछ दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे हैं। उस पर आप कोई प्राइवेट एजेंसीज को क्यों नहीं देते हो कि न चोरी हो, जो सही का सही हो, इस तरह के काम हो। बहुत सारे ऐसे विषय जहाँ पर सरकार अपनी करोड़ों करोड़ की आमदनी बढ़ा सकती है, पर नहीं, गरीब किसान का स्टाम्प बढ़ा देना है, उसको परेशान करना है। एक तरफ आमदनी नहीं बढ़ाना और दूसरी तरफ ये कर्ज के रुपए से जो बजट आ रहा है, इसमें लूटमार करना। इसमें लूटमार करने में जो एक और विभाग है जिसमें उपार्जन के नाम पर सरकार ने जो योजना बना रखी केंद्र सरकार से लेकर यहाँ तक कि उपार्जन में किसानों को एक तरह से मदद देने के नाम पर कि ये पंजीयन कराएंगे, इनका समर्थन मूल्य में खरीदी होगा, फिर ये किसानों को उसका लाभ देंगे। किसान तो जो का त्यों घूम रहा है। अधिकारी, कर्मचारी, नेता कितना लूट रहे हैं, कितना बड़ा कांड आप रोज सुन रहे हैं। कभी के बारे में जो मंत्री हैं उनका एक वो अधिकारी मिश्रा, अनिल मिश्रा के वीडियो आ रहे हैं कि मंत्री जी को पैसा देना पड़ रहा है। कभी इस तरह से सब कुछ खुलेआम। ऐसा नहीं कि कुछ भी छिपा हुआ है। पर धन्य है ये सरकार, इसको जू नहीं रेंग रही। 25 साल से इसका काकस बना हुआ है। वही अधिकारी, वही कर्मचारी, वही मंत्री, वही मिनिस्टर अपने मोटे होते जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और किसान जो कहते हो बेचारा सड़ रहा, अपनी गाढ़ी कमाई के लिए परेशान है मिलने के लिए। अब खाद्यान्न में कैसा लूट हुआ इसको हम आपको बताएंगे। हमारे यहाँ ये होता है, यहाँ के अधिकारी हर बात कलेक्टर पर डाल देते हैं। ये सब बिना कलेक्टर के संरक्षण के नहीं हो सकता। हमारे यहाँ प्रतिभा पाल मैडम कलेक्टर हैं, आचरण व्यवहार में ठीक हैं, लेकिन पैसे के मामले में वो भ्रष्ट अधिकारियों में मैं उनको मानता हूँ। इंदौर में भी थी तब भी उनके कहानियाँ हैं, रीवा में भी आबकारी देखो तो उनकी कहानियाँ हैं, ज़मीन के घोटाले देखो तो उनकी कहानियाँ हैं। वो हर विषय में, माइनिंग देखो तो हर जगह वो इन्वॉल्व हैं। और अभी जो उनका मूल काम है, जो बड़ा पैसा आ रहा है, एक ये जो उपार्जन है, पूरा संरक्षण उनको करना है, हर फाइल अप्रूव उनको करना है। वही डाटा दे रहे हैं कि ये गलत है। सरकार का वही नियम आ रहा है जिसमें वो पास नहीं हो रहे और उन्हीं को रिजेक्ट कर रही है, उन्हीं को वो आवंटन देती जा रही है। पूरा संरक्षण कर रही। जब कलेक्टर ही संरक्षण करेगा तो कार्रवाई कौन होगा। उन्होंने 4 अधिकारी पाल रखे हैं। सहकारिता में 7 वर्ष से ज्ञानेंद्र है, वहीं का लोकल, वो सबसे बड़ा अधिकारी है। फूड में एक विनीत करके है, वो भी लोकल। वो तो गुंडागर्दी, उसके पीछे एक आदमी ने आत्महत्या कर लिया, मरी गया ब्रेन हेमरेज से। वो उसको उन्होंने उसका संरक्षण करना और उसकी लूटपाट में ड्यूटी करना। वेयर हाउस में 7 साल से एक बागरी है जो अपने आप को मंत्री का भतीजा बताता है और उसने पूरा काकस बना रखा है। किस तरह से लूट होती है डिटेल में ये बताएंगे। एक आउटसोर्स का कर्मचारी है संजय यादव, जो बड़े घोटाला करता है, कंप्यूटर में बैठ के खेल करता है। इसको अभी मेरी शिकायत पर निकाल दिया गया था आउटसोर्स में, और ये लिखा था कि इसको कभी भी नौकरी देने योग्य नहीं। उसको एक कलेक्टर ने या जिसने भी फिर भर्ती कर लिया। आखिर ये रीवा क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है कि इन्हीं कलेक्टर टाइम, पहले भी था, लेकिन इनके इन 3 वर्षों में रीवा में नशा का कारोबार चरम पे पहुंचा, जिसमें इनका रोल नहीं है। उसमें पहले की पुलिसिंग और अदर चीज़ों का रोल है, लेकिन आबकारी का जो गली गली पैकारी फैली उसमें इनका संरक्षण रहा। और ये खाद्यान्न के घोटाले की असली मास्टरमाइंड मैं इन्हीं को मानता हूँ, और संरक्षण देने वाला आप कलेक्टर को। क्योंकि अब आगे की जब बातें आएंगी
आप इनको पूरा सुनिए। ये हमारे विधायक प्रतिनिधि 1 महीना पहले अभी हमने बनाया है। इनको हमने खाद्यान्न का, चूँकि हम लोगों के पास बहुत विषय रहते हैं, टाइम नहीं दे पाते, इनको हमने खाद्यान्न पे बराबर लगा रखा। इनको कुछ जानकारी भी थी और इन्होंने प्रॉपर स्टडी करके कोई भी बात ये अपने से नहीं बोल रहे, ये वही बातें आपसे करेंगे जो शासकीय दस्तावेजों में। विधायक जी, इनको जोड़ने से पहले मैं चाहता हूं, आज आपने मध्य प्रदेश मंत्रालय में प्रमुख सचिव को जो दस्तावेज दिए हैं, प्रमुख सचिव ने क्या आश्वासन दिया है वो और मेरे दर्शकों को बता दें, फिर मैं सीधा अमरीश जी को जोड़ता हूं। उनका कहना ये था कि मैं तो थोड़े दिन के लिए हूँ, चली जाऊँगी, अभी आ जाएंगी तो मैडम प्रभार में दे दूँगी, आप उन्हीं को मिलिए। पर मैंने उनसे ये कहा कि मैडम मैं आपकी वर्किंग को जानता हूँ और भी अधिकारियों की वर्किंग को जानता हूँ, मुझे आप ही पे ज़्यादा भरोसा है, आप इसको स्टार्ट भर कर दीजिए, आप इसमें कमेटी की नियुक्ति कर दीजिए, अच्छे लोगों के कोई अधिकारी जो भ्रष्ट ना हो। वहाँ पर अधिकारियों में इतनी समस्या जा रही थी कि ऐसा जो ही अधिकारी याद आता था सभी की कहानियाँ। मध्य प्रदेश सरकारी लूट का बहुत बड़ा अड्डा है और इसका दोषी मैं शिवराज सिंह जी को मानता हूँ। शिवराज सिंह जी ने 25 साल जैसे क्या चुपचाप दबे पांव जिस तरह से काकस बिछा दिया और जिस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और लूटमार की, मैंने लूटमार यहाँ अधिकारियों ने खूब की, आज उसको मिटा देना इतना सरल नहीं। मोहन यादव जी हटा क्यों नहीं पा रहे हैं इन लोगों को? देखिए, उसको मिटा देना इतना सरल नहीं है कि 25 साल का काकस 20 साल का 2 साल में मिट जाएगा। एक चीज़ जरूर अच्छी लगी थी, एक बार पीएन यादव की शिकायत हुई थी, जो इसके एमडी थे, मोहन यादव जी ने उनको हटाया। अभी मोहन यादव जी की एक चिट्ठी आई है जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट बताएंगे पूरा पढ़ के, उन्होंने ये लिखा है कि ये लूट मार रोकना, ये 72,000 करोड़ का कर्ज भरना, ये रोज़ रोज़ का इस की औपचारिकताओं में ये मेरे बस का नहीं है। उन्होंने लिखा है सीपी जोशी साहब को कि इसको बंद कर दिया जाए। मुख्यमंत्री की नीयत ठीक दिशा में जा रही है कि लूट मार रुक जाए, क्योंकि उन्हें जवाब देना है, उन्हें सरकार चलानी, उनको बजट भी संभाल के रखना, लेकिन बाकी न किसी को दर्द है न किसी का सहयोग है। जितने मंत्री हैं वो अपनी अपनी लूट में लगे, अधिकारी अपनी अपनी लूट में लगे। खैर, अब आ जाते हैं विषय पर। मैं चाहता हूँ ये आपके सामने विषय मैं अपने तमाम दर्शकों से परिचय करा दूँ। ये हैं अमरीश द्विवेदी जी, और अमरीश द्विवेदी जी ने वहाँ पर इस विभाग की तमाम सारी जानकारियाँ इकट्ठा की हैं जो आज इन्होंने प्रमुख सचिव को दी हैं और मेरे स्टूडियो में अपने दर्शकों से मैं शेयर करा रहा हूँ। लेकिन एक बड़ी जानकारी जो इन्होंने मुझे बताई, मैं चौंक गया हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश में जो उपार्जन हो रहा है, वहाँ जो रजिस्ट्रेशन होते हैं किसानों के, उसमें कई किसान ऐसे हैं जो जीवित ही नहीं हैं, बस फर्जी एफिडेविट लगा के जिंदा करके किए गए हैं। कितने किसान मरे हुए हैं, मैं सारा अमरीश जी से, मैं अमरीश जी आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ। पता ही नहीं कि उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, किसानों को पता ही नहीं है, पता ही नहीं। जब वो जाते हैं तो पता लगता है उनका हो गया, बिक गया, कोई और ले गया। बाकी डिटेल में अमरीश जी मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि चूंकि हमारे पास समय की सीमा है और आप मेरे दर्शकों को कैसे बता सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार कैसे होता है और इसमें सरकारी पोर्टल पे कितना भ्रष्टाचार है, और यदि अशासकीय तौर पे हम यदि ऑफलाइन करें तो ये प्रति वर्ष लगभग हर जिले में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। जैसा कि माननीय विधायक जी ने लगभग सब कुछ एक बता दिया है, पर मैं उसके डिटेल में जाऊंगा और मैं बिना प्रमाण की कोई भी बात नहीं करूंगा। और मैं अपनी बात रखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के सभी कर्मचारी, अधिकारी अथवा जो भी व्यक्ति मुझसे दस्तावेज की मांग करना चाहें, मैं देने को तैयार हूं और मैंने दिए भी हैं। और मैं चैलेंज करता हूं कि अगर मेरे एक भी कागज़ को कोई भी अधिकारी गलत साबित कर दे तो मैं विधायक प्रतिनिधि के पद से तुरंत इस्तीफा दे दूंगा और मेरे खिलाफ जो भी कार्यवाही वैधानिक उचित समझेगा प्रशासन, मैं उसके लिए तैयार हूं। तो मैं कोई भी बात एक हवा में नहीं करूंगा, मेरे पास हर चीज़ का प्रमाण है। और मैं शुरुआत करता हूं इस पूरी प्रक्रिया से। समर्थन मूल्य योजना के तहत पूरे प्रदेश में खरीदी और उपार्जन का कार्य होता है, जिसकी प्रक्रिया का शुरुआती जो चरण है वो होता है पंजीयन से। पंजीयन में किसानों का पंजीयन होता है, गिरदावरी होती है और किसानों का पंजीयन किया जाता है। उसमें मध्य प्रदेश शासन की नीति जारी होती है और उस पंजीयन नीति में स्पष्ट लेख किया जाता है कि पंजीयन किस प्रकार से होंगे। 2 तरह के पंजीयन होते हैं, एक तो स्वयं का पंजीयन होता है और एक सिकमी बटाई अधिया का।
स्वयं के पंजीयन में ऐसे पंजीयन आते हैं जिस किसान के नाम ज़मीन है उस किसान के स्वयं के नाम पे पंजीयन कर दिया जाएगा। और सिकमी आबलिक बटाईदार पंजीयन वह कहलाते हैं अगर कोई छोटा किसान है अथवा कोई गरीब किसान है अथवा कोई अन्य व्यक्ति है जिसके पास भूमि नहीं है और वास्तव में ठेका अथवा अधिया लेकर के किसानी कर रहा है, वो भी समर्थन मूल्य का फ़ायदा ले। इस प्रकार इस नीति में जो लेख है उसके अनुसार सिकमी का पंजीयन होता है। परंतु इसमें खेल कैसे होता है, सिकमी में मैं आपको ज़्यादा शॉर्ट में बताऊंगा, चूँकि आपने समय का बताया है। तो उसमें मैं आपको बता दूं, पंजीयन जो हो रहे हैं ज़िले में स्वयं में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सिकमी बटाई जो पंजीयन हो रहे हैं उसमें शासन के प्रारूप का अनुबंध 3 के तहत और भूमि स्वामी संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत यह उसमें निर्देश हैं कि किसी भी व्यक्ति की भूमि का यदि आप पंजीयन स्वयं के नाम से करवाना चाहते हैं तो उससे संबंधित दस्तावेज शपथ पत्र प्रस्तुत करें और उसकी किसान की सहमति लें और तब आप पंजीयन कराएं। परंतु मेरे ज़िले में क्या स्थिति है मैं आपको बता देता हूं। मेरे पूरे ज़िले में ऐसे फर्जी 5000 पंजीयन हुए हैं जो किसानों के नहीं हैं, वो बिचौलियों के पंजीयन हैं। हाँ, पंजीयन फर्जी पंजीयन जी, मैं डाटा दे रहा हूं आपको। आप कह रहे हो या प्रशासन कह रहा है? मैं मध्य प्रदेश शासन का पोर्टल दिखा रहा हूं आपको, जिसमें सिकमी अनुबंध के अनुसार चूंकि सिकमी बटाई में यदि पंजीयन की ज़मीन किसी अन्य व्यक्ति की जोड़ी गई है और अगर स्वयं का उसमें लेख किया गया तो उसमें स्टाम्प नहीं अपलोड है पोर्टल में और ना ही फिजिकली मौजूद है, तो ऑलरेडी फर्जी हो गया। इस प्रकार के पंजीयन जिले में 5000 से अधिक है। मेरे पास तहसीलवार एवं समितिवार हर केंद्र का डाटा प्रमाणित मौजूद है, जितने फर्जी, हाँ सरकारी डाटा। मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट www.euparjan.com.gov.in जो मध्य प्रदेश शासन का उपार्जन का कार्य पूरा इसमें होता है, उस डाटे के अनुसार मेरे पास रिकॉर्ड सारे अवेलेबल है। एक उदाहरण दे देता हूँ, फर्जी पंजीयन कह देना और डाटा देना अलग है। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मेरे विधानसभा माननीय विधायक जी के विधानसभा क्षेत्र सिमरिया में एक मामला मैं आपको बताता हूँ। आज से 40 वर्ष पहले व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है सरकारी आंकड़े एवं मृत्यु के अनुसार, मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार, और वो व्यक्ति इसी महीने की 1 तारीख को जिंदा हो जाता है और जिंदा होकर के नोटरी के समक्ष उपस्थित होता है और बाकायदे लिख के देता है, मैं फलाना सहमति देती हूँ अथवा देता हूँ कि मेरी भूमियों का पंजीयन फलाने के नाम से कर दिया जाए जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और जबकि उसी तहसीलदार कार्यालय का एक आदेश जो कि नामांतरण हेतु था उसमें स्पष्ट लेख है, जो कि मेरे पास प्रतिलिपि है, कि इस व्यक्ति को मरे हुए 40 वर्ष हो चुके हैं और उस व्यक्ति की नोटरी होती है, बड़े बाकायदे पंजीयन हो जाता है और उस पंजीयन को हर अधिकारी, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश मुख्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री तक लॉगिन करके उपार्जन पोर्टल में देख सकते हैं। कोई भी डाटा ऐसा नहीं है कि किसी से छुपा हुआ हो। और डेली पंजीयन की रिपोर्ट जिले के उपार्जन समिति ग्रुप में जाती है जिसमें सभी अधिकारी रहते हैं। परंतु 5000 फर्जी पंजीयन, जिसमें एक जीता जागता उदाहरण ये है। अब मैं आपको उदाहरण के लिए आपको ये दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये नोटरी किया हुआ स्टाम्प है, ये स्टाम्प है और इसमें स्पष्ट आप देख सकते हैं कि इसमें उसने हस्ताक्षर किए हैं और इस व्यक्ति को मरे हुए 40 वर्ष हो चुके हैं। और मेरी और माननीय विधायक जी के आवाज़ उठाने के बाद, पत्र लिखने के बाद, मेरे ज्ञापन देने के बाद में विभाग ने जांच करी और तहसीलदार सिमरिया ने अपने पत्र क्रमांक में भी इसका लेख किया 425 प्रवाचक में कि हाँ, यह बात सत्य है कि उक्त व्यक्ति की मृत्यु बहुत दिन पूर्व हो चुकी है। पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर इसको मरे हुए 40 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और यह फर्जी पंजीयन हुआ। यह तहसीलदार का आदेश और फूड कंट्रोल कार्यालय कलेक्टर खाद्य का पत्र क्रमांक 1789 यह कह रहा है कि हाँ, जिले में इस प्रकार से जो यह शिकायत हुई है फर्जी पंजीयन की, इसकी मृत्यु हो चुकी है, इसका फर्जी शपथ बना है और यह पंजीयन पूरी तरह गलत हुआ है और इसको सत्यापित करने के लिए वहाँ पर संबंधित विभाग के लिए पत्र लिखा जाता है। यह स्थिति है और शासकीय पत्र भी ये आपके सामने मैं दिखा देता हूं। ये तो एक व्यक्ति ने अपने लाभ के लिए किया। हाँ। टोटल ये जो आप बता रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए घोटाला, 5000 पंजीयन, मैं शुरुआत 5 करोड़ रुपए प्रति जिले, 5000 पंजीयन। अब पंजीयन का मैं बता देता हूं, ये हो गया। अब पंजीयन की जो नीति है उसके अनुसार पंजीयन केंद्र उपार्जन का निर्धारण कैसे होता है। जिला उपार्जन समिति बैठती है। जिला उपार्जन समिति बैठने के बाद में उसमें निर्णय होता है कि विगत वर्ष जो भी खरीफ रबी में किन समितियों ने 0.5 के अंतर प्रतिशत के अलावा अगर एक 0.5 से 0.6 भी होता है तो वो समिति अपात्र और ब्लैक लिस्ट और आपराधिक प्रकरण के दायरे में आ जाती है। परंतु एक आदेश माननीय कलेक्टर महोदय का, जिसमें ऐसी 4 समितियां हैं
उदाहरण दे रहा हूं, अपात्र थी परंतु इसी वर्ष गेहूं में उनको पंजीयन और खरीदी का कार्य दिया गया। जानते हो, वही लिखती है अपात्र और वही उन्हीं अपात्र समितियों को दिया गया कार्य। इस प्रकार से यह पूरी तरह से पंजीयनों का मामला और फर्जीवाड़ा है, जो कि सभी प्रशासनिक अधिकारियों को पता है। इसके बाद मैं दूसरे मुद्दे पर आ जाता हूं। हमारे रीवा जिले में 2 सालों में कितना घोटाला, जो आपने हमसे सवाल किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट के अनुसार रीवा जिले में टोटल 2 सालों में जो खरीदी हुई, उसमें से 21,717.69 कुंटल धान जो कि सरकारी आंकड़े में दिखाई गई कि खरीदी गई है, परंतु शासन को जमा ही नहीं हुई। खरीदी मात्रा के विपरीत जमा मात्रा जो है, उसके अलावा शेष मात्रा जो थी वो शासन को जमा ही नहीं, और इसका भुगतान भी सरकार ने कर दिया। और इसकी कीमत समर्थन, इसकी गोडाउन नहीं, खरीदी केंद्र में ही नहीं आया, फर्जी पंजीयन के माध्यम से ऊपर खरीदी केंद्र में ही नहीं आया। ऐसे समिति शॉर्टेज जो शब्द है, मैं भी उसके बारे में बता दूंगा। और इसके समर्थन मूल्य की राशि के अनुसार इसकी कुल कीमत होती है 5,14,49,112 रुपए, जो कि केंद्र में धान आई ही नहीं और उसका भुगतान हो गया। और जिन समितियों ने यह घोटाला किया उसके मेरे आंकड़े हैं मेरे पास में। और उसमें एक चीज़ मैं आपको जोड़ दूं, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, क्योंकि खरीदी कार्य होने के बाद में जिले की जो उपार्जन समिति के अध्यक्ष होती हैं माननीय कलेक्टर महोदय, अपर कलेक्टर महोदय, जिला सहकारिता के उसमें जो मैनेजर हैं, MPWLC वेयर हाउसिंग के जिला प्रबंधक, नान के भी जिला प्रबंधक, विपणन के जिला प्रबंधक, सभी के हस्ताक्षर होते हैं और नोटशीट बनती है और शासन को अंतिम आंकड़ा प्रेषित किया जाता है। उसमें लिखा जाता है कि कुल जिले में इतनी खरीदी हुई, इतना परिवहन हुआ। इस प्रकार से ये देख लिए, मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट से निकाला हुआ डाटा है और इसमें साफ साफ निर्देश है। कुंटल वाला वो बता देता हूँ। कुल खरीदी गई 2 साल में शासन द्वारा 94,32,083 कुंटल और 99 किलो। उस खरीदी के विपरीत जमा हुई मात्रा 93,81,566 कुंटल 34 किलो। और जो मात्रा जमा ही नहीं हुई शासन को, उसकी मात्रा है 21,717, जिसकी कीमत है 5,14,00,000, मैंने आपको बता दिया। और इसका मैं आपको नोटशीट दिखा देता हूँ। ये नोटशीट है और इसमें नोटशीट में स्वयं माननीय कलेक्टर महोदय सहित, अपर कलेक्टर महोदय सहित सभी विभाग हस्ताक्षर कर रहे हैं। और अंतिम का आप कॉलम देखेंगे, उसमें स्पष्ट लिखा है समिति शॉर्टेज। समिति शॉर्टेज जो है, उपार्जन एवं पंजीयन शासन की नीति में जो शब्द है, शॉर्टेज का मतलब होता है गबन, और ये शासन का शब्द है, मेरा नहीं है। तो गबन शब्द में भी सब हस्ताक्षर कर रहे हैं, परंतु कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं, ना इनसे रिकवरी करवा पा रहे हैं और ना इनके ऊपर FIR हो पा रही है और ना इनसे वसूली हो जा रही है। जबकि उपार्जन नीति में RRC तक का उल्लेख किया गया है, घर जमीन भी कुड़की करके उल्टा इनको दोबारा कलेक्टर ने काम भी दे दिया और इन्हीं समितियों को फिर से खरीदी का कार्य दिया गया। और ये जो नोट शीट में आंकड़ा है, 0.5% से ऊपर की जो समितियां हैं, 0.5 तक तो शासन ने छूट दी है, उसके अलावा कई आंकड़ा है जो कि सीधा घोटाला शब्द है और सबको पता है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई अच्छा, कई समितियां ऐसी हैं जिनके ऊपर आरोप नहीं, उनको काम नहीं दे रही कलेक्टर, क्योंकि वो इनके लाइन में नहीं है, वो इनको लाभ नहीं पहुंचवा रहे। अब मैं आ जाता हूं, वो सारा मैटर शॉर्ट में अपन फिर उसमें है, मैं दिखाऊंगा आपको। इसके बाद मैं अब आ जाता हूं, इसमें आपका ये नोट शीट हो गई। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक पत्र। इस पत्र को अभी किसी के पास में नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र है और आप इसको देख सकते हैं। इस माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्र को ये मैंने RTI के तहत निकाला है और इस पत्र में माननीय मोहन यादव जी एक पत्र लिख रहे हैं आदरणीय प्रहलाद जोशी जी को, केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं। और मैं इसमें जो शब्द लिखे हैं उस शब्द को मैं बता दूं, चूँकि ये शासकीय पत्र है, एक भी शब्द मैं इसमें अपने से नहीं जोड़ूंगा। इस शब्द में स्पष्ट लिखा गया है कि मध्य प्रदेश शासन को समर्थन मूल्य योजना के लिए बैंकों से ली गई 72,177 करोड़ रुपए की राशि वापस करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है एवं अंतिम लागत पत्रकों एवं वित्तीय हानियां और आदि कारणों से इस योजना को विकेंद्रीकृत की जगह केंद्रीकृत किया जाना चाहिए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस पत्र में लिखे हुए शब्दों का आपकी तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी को वित्तीय हानियां शब्द क्यों लिखना पड़ गया। क्या किसानों को समर्थन मूल्य योजना के तहत दी जाने वाली लाभ के कारण वित्तीय हानियां हो रही हैं, अथवा इन घोटालों की वजह से वित्तीय हानियां हैं?
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसमें आदि कारणों शब्द लिखा है, वो आदि कारणों का हम क्या उत्तर समझें कि आदि कारण यही है कि जिले की समितियां या उपार्जन समितियों द्वारा दिए गए गलत आंकड़े और प्रशासन के द्वारा उनके संरक्षण में हो रहे घोटाले और भ्रष्टाचार के कारण माननीय मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखना पड़ गया। क्या इस वजह से इस पत्र में यह लेख है, यह चीज़ एक विषय है। अब हम आ जाते हैं, आपने जो कहा उपार्जन के अलावा जो पंजीयन का मामला है तो उसका उपयोग कैसे होता है, एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जो फर्जी पंजीयन उनका उपयोग कहाँ होता है। हमारे यहाँ पे विजया वेयर हाउस है तो उसमें सेवा सहकारी समिति बीड़ा द्वारा खरीदी की गई 5,000 कुंटल की धान का घोटाला हुआ। आग लगाई गई, घोटाले को छुपाने के लिए आग लगाई गई, मगर किसानों और ग्रामीणों की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। घोटाला उजागर होते होते हो ही गया। अंत में इन सभी कर्मचारियों ने, समिति प्रबंधक ने, ऑपरेटर ने एवं कर्मचारियों ने मिली भगत करके अधिकारियों से बिना केंद्र में धान आए ही किसानों की धान को अपनी धान दिखा करके कंप्यूटर में फीडिंग करके और उसका भुगतान करवा लिया और किसानों की धान को अपनी शो कर लिया, भुगतान हो गया। और फिर वही समिति प्रबंधक जो ये फर्जी पंजीयन करते हैं, जैसे किसानों को मालूम ही नहीं, या इनके जो दलाल हैं, बिचौलियाँ हैं, जिनके नाम पर ये चढ़ा लेते हैं, और एक है असली किसान जो आया उसको रसीद पकड़ा दी, उसका वो चढ़ा दिया इस वाले में, बिचौलिया वाले, और बिचौलिया को शुरू में ही भुगतान दे दिया और उसको बात टरकाते रहे। अंत में जब वो बचा कि मेरा पैसा कहाँ है, तो बोले आपका कोई धान नहीं है। हालांकि वो इंक्वायरी में बाद में पकड़ा गया कि इनका आया था, इनके साथ गलत। इतना तो आपको नहीं लगता कि ये भ्रष्टाचार पूरी तरह मान्यता प्राप्त कर चुका है, अब कोई कार्रवाई को तैयार नहीं है, इसका मतलब लोगों ने स्वीकार कर लिया है। इस उदाहरण से आप, मैं थोड़ा शॉर्ट में उदाहरण दूं, बहुत बड़ा उदाहरण है किस प्रकार से समिति प्रबंधकों को बचाया गया और बाद में मजबूर होकर के किस तरह से स्थिति निर्मित हुई। ये घोटाला हुआ जिस समिति प्रबंधक के सह से, चूंकि ये समिति प्रबंधक है और सरकारी समिति है, आईडी पासवर्ड से लेकर के हस्ताक्षर से लेकर सब कुछ उसी के अंतर्गत आता है। कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसके बिना सहमत की जा सके। जब इनका घोटाला आया तो इन्होंने एक 59 किसानों की सूची बना करके फूड कंट्रोलर को दे दी और क्या लिख दिया उसमें कि यह फर्जी किसान, इन्होंने धान ही नहीं बेची, जबकि उन किसानों के पास पावतियां अलग अलग तारीखों में थी। और यह मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आईडी पासवर्ड होता है, उपार्जन में सर्वे रिपोर्ट बनती है, टोकन जारी होता है, इसके बाद फीडिंग होती है। तो किसान तो ये सब नहीं कर सकता। हर तारीख में अलग अलग किसानों की रसीदें, उनके टोकन और उनके द्वारा जो बेचे गए, कुछ किसानों के पास तो वीडियो भी है। और इन्होंने फर्जी सूची दे करके कलेक्टर फूड कंट्रोलर कार्यालय कलेक्टर को पत्र लिख दिया। उसके आधार पे कार्यालय कलेक्टर खाद्य में यही विनीत मिश्रा फूड इंस्पेक्टर भोपाल से आईडी पासवर्ड लेकर के और उन किसानों की डाटा को, धान की खरीदी को पोर्टल से ही डिलीट कर दिया। यह दिखा दिया कि इन्होंने धान बेची ही नहीं 59 किसानों ने। जब मामला रिसिप्ट लेके घूम रहे हैं, ये रिसिप्ट है, ये किसान कितना है उनका पैसा, कितना है उनका 59 किसानों का 1,28,00,000 रुपए। अब इसके बाद में जब मैं बताता हूँ, जब मामला ये संज्ञान में हमारे माननीय विधायक जी के समक्ष आया, तुरंत, चूंकि सिमरिया का मामला था, तुरंत एक्शन में आए और उन्होंने पत्र लिखा माननीय विधायक जी ने। और पत्र लिखने के बाद कार्यालय कलेक्टर खाद्य से नोटिस जारी हुआ, जिस समिति प्रबंधक को बचाया जा रहा था उसके विरुद्ध नोटिस जारी हुआ भुगतान करने के लिए, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हो पाया। केवल आदेश हुआ और उसमें प्राइवेट व्यक्तियों को जिनका कोई मतलब नहीं था उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन जो मुख्य साजिशकर्ता थे, समितिकर्ता प्रबंधक, आज भी हैं और 1.5 साल से किसान अपने पैसे के लिए भुगत रहे हैं। कई जगह धरना प्रदर्शन किया, रोड जाम करी, कलेक्टर महोदय से लेकर हर जगह शिकायत करी। और इन किसानों का एक उदाहरण दे दूँ, पिछले 2 फरवरी को जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे तो इन किसानों ने अपना भुगतान मांगने के लिए इनके पास गए तो इनको गिरफ्तार करके बिछिया थाने में डाल दिया गया कि घोटाला ना उजागर हो जाए और 8 घंटे बैठा के रखे मुख्यमंत्री के सामने ना, ताकि मुख्यमंत्री के सामने ना आ पाए। इसके बाद में ये होने के बाद में आज भी ये किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब मैं मुख्य मुद्दे में आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं 2 मिनट का समय लूँगा आपका। अब ये तो हो गया पूरा भ्रष्टाचार की जड़, जो पंजीयन से खरीदी तक। अब ये इसमें संलिप्तता वाली मैं आ जाता हूँ कि इन अधिकारियों की इसमें रोल क्या है। मैं सबसे पहले नाम लेता हूँ ज्ञानेंद्र पांडे जी का, जो कि जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, सीईओ हैं, और इनके अंतर्गत ही सारी जिले की समितियां आती हैं। इनका जो बैक रिकॉर्ड बताता है, बैक रिकॉर्ड के अनुसार ये अमरपाटन में बतौर सीईओ पे कार्यरत थे सतना जिले में। और उसी अमरपाटन थाना में इनके विरुद्ध शासन ने प्रतिवेदन देकर के 48 करोड़ रुपए का, राशि भी मैं आपको पूरी बता देता हूँ, ये FIR की कॉपी है मेरे पास में।
इनके विरुद्ध 48,78,32,546 रुपए का शासन ने एफआईआर कराई इनके विरुद्ध फर्जी लोन वितरण एवं बीमा क्लेम राशि में अपने निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के संबंध में। इनके विरुद्ध एफआईआर होती है मगर कार्रवाई नहीं होती, उल्टा इनको इनाम दिया जाता है। इनाम किस प्रकार दिया जाता है मैं आपको बताता हूँ। इनाम मिलता है इनको क्या कि आप गृह जिले में कार्य करिए। मध्य प्रदेश शासन की जो ठीक है, वो मैंने देखा है। अपन गृह जिले में नहीं कर सकते, अपन आगे बढ़े क्योंकि टाइम कम है। 2 सेकंड ये बस बता के मैं फिर यही मेन है और विनीत 2 ही हैं, इसके बाद में खत्म। हाँ बताइए। इसके अलावा इनको जो है ये आज अपने गृह जिले में कार्य कर रहे हैं। पिछले 7 वर्षों से इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इनके एफआईआर मैंने आपको दिखाई दी और ये अपने पत्र में खुद लिखते हैं कि हाँ यह सत्य है कि मैं गुड़ तहसील का निवासी हूं मगर मैं रीवा में काम करता हूं। तो मैं माननीय जी से एवं प्रशासन से आप लिखो कि मैं प्रोफेसर कॉलोनी का निवासी हूं पर भोपाल में नहीं रहता हूं, ऐसे ये लिख रहे हैं कि मैं रीवा का नहीं, गुड़ रीवा में ना। हाँ, मैं माननीय जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या गुड़ तहसील रीवा जिले में नहीं है? आगे। और इस प्रकार से ये अपने ही गृह जिले में रह करके कार्य कर रहे हैं। इनके विरुद्ध निर्वाचन आयोग में भी कई शिकायतें हुई। और एक चीज इनके में जोड़ दूं, वर्तमान भाजपा सरकार में हमारी रीवा राजघराने के युवराज और माननीय विधायक श्री अभय मिश्रा विधायक श्री दिव्यराज सिंह जी ने इनके विरुद्ध 2 पत्र लिखे। भाजपा सरकार के विधायक हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है, टस से मस नहीं होते, वहीं पे कार्यरत हैं और बाकायदा ये पात्र समितियों को समिति केंद्र बनाना, उपार्जन देना, ये पूरा इनका खेल चल रहा है। इसी संदर्भ में वहाँ जाते हैं विनीत मिश्रा के ऊपर। विनीत मिश्रा जी फूड इंस्पेक्टर हैं और ये पूरे रीवा जिले में सबसे विवादित अधिकारी में इनकी गिनती होती है। और ये आज की स्थिति में पूरे रीवा जिले की जितनी तहसीलें हैं सब में ये लगभग प्रभारी का कार्य कर रहे हैं। इनके विरुद्ध खाद्य नागरिक भोपाल में हजारों शिकायतें हुई, कोई कार्रवाई नहीं होती। इनका एक जैसे माननीय विधायक जी ने आपको बताया कि इनके प्रताड़ना से विक्रेता सेल्समैन ने ब्रेन हेमरेज उसकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार से, और इनके एक चीज़ और बता दूँ, अभी आपसे बात करने से 3 दिन पहले तक इनके विरुद्ध जवा तहसील में एक आमरण अनशन संतेश्वर शुक्ला द्वारा किया जा रहा था और उसके बाद भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। इसके बाद में है एक संजय यादव जी। ये संजय यादव जी वो व्यक्ति हैं, एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, प्राइवेट व्यक्ति हैं, डेली बेस पे इनकी नौकरी आउटसोर्स में। और इनके खिलाफ माननीय विधायक जी ने एक पत्र लिखा साक्ष्य के आधार पर। उन साक्ष्य के आधार की जांच हुई और उस आधार पे उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। लेकिन उसके बाद कोई कभी भी नौकरी जी हाँ, उसमें स्पष्ट लिखा गया कि भविष्य में नान के किसी भी कार्यालय में इनकी सेवाएं नहीं ली जा सकती। बावजूद आज नान कार्यालय में 2 साल से वो लगातार काम कर रहे हैं। नियुक्ति का कोई पत्र नहीं है, सस्पेंशन का उनका पत्र जरूर है और निरंतर काम कर रहे हैं। इनके विरुद्ध भी कई अवैध रूप से काम, अवैध रूप से, और तो और ये प्राइवेट व्यक्ति हैं। कलेक्टर करवा रहे हैं क्योंकि कलेक्टर का ये मतलब ये असली कमाऊ बेटा है, मतलब ये तमाम काम करता है। हाँ, प्राइवेट व्यक्ति होने के बाद भी जिला प्रबंधक नान जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षर से ये सिमरिया थाना प्रभारी को पत्र लिख देते हैं। ये इनकी वो है। और ये है हमारे बागरी साहब, मामला आपको बताई दिया विधायक जी ने। ये प्रतिमा बागरी के कौन है? ये भतीजे हैं, ऐसा जानकारी है। हाँ, वो प्रतिमा बागरी का नाम लेते रहते हैं। हाँ, और उन्हीं के नाम पर लोगों को धौर जमाते हैं और छोटे-छोटे नहीं कि उनके भतीजे हैं। ये भी कभी सुनने को नहीं मिला कि प्रतिमा बागरी ने कभी इनके फेवर में कोई काम किया। बिल्कुल ऐसा कभी सुनने को नहीं आया। और इनके विरुद्ध मैं आपको बता दूं, इनके विरुद्ध भी कई शिकायतें हुई हैं भ्रामक जानकारियों को लेकर। इनके खिलाफ एक हाईकोर्ट में मामला गया। पिछले वर्ष की खरीदी केंद्र में फर्जी पंचनामा इत्यादि बना के एक एफआईआर इन्होंने करवा दी, फर्जी प्रतिवेदन दे करके। और जब मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा तो न्यायालय ने इनकी कार्रवाई को पूरी तरह एफआईआर सहित ही क्वेश्चन कर दिया कि पूरा मामला कूटरचित है इस प्रकार। और ये क्या करते हैं, 2% सुखंड में वेयर हाउस इनके अंडर में है, उसमें खेल करते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं 2% होता क्या है। कुल जो भंडारण किया गया और वो जब उठाव होगा उसके बीच में जो सूख गई धान थोड़ी बहुत, तो वो 2% छूट होती है। पर ये अपने आप होती है वो, तुम इतना खा पी लो। हाँ, 2% छूट है, सरकार शासन उसमें छूट देता है। ये गोदाम में रखे मात्रा में मोटरों से पानी डलवा के वजन बढ़ाते हैं। एसी नोट में जो है ये खेल करते हैं। इस प्रकार से धर्म कांटाओं भी इनके अंडर में है वेयर हाउस के, उनमें सेटिंग करते हैं ये, चूंकि वेयर हाउस के अंदर कांटा लगे हैं, फिर वहाँ से अंदर बाहर होता है, पूरा परिवहन होता है, उसमें भी खेल होता है। मतलब टोटल इनका इस प्रकार से खेल है। और इस प्रकार से पूरे रीवा जिले में 150 करोड़ से ऊपर का मालिक है। इस प्रकार से पूरा मामला है। देखिए, अमरीश जी ने काफ़ी डिटेल में बताया, उन्होंने मेहनत की है, हमने साधुवाद देते हैं। लेकिन अब मैं ज़रा अंतिम प्रश्न मेरा जो है वो विधायक जी से है। मैं विधायक जी से समझता हूँ, विधायक जी इतनी सारी जानकारी होने के बाद, कलेक्टर को देने के बाद, क्या कारण है कि कलेक्टर कार्रवाई नहीं कर रही है, सबका बचाव कर रही है? आप खुद सोचिए, कोई ईमानदार अधिकारी होगा क्यों लूट होने देगा?
ये नीचे के ये टूल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, और ये बड़े अधिकारी ही इनको सामने तो आपने इस मामले को लोकायुक्त को क्यों नहीं सौंपा? लोकायुक्त को मैं सौंपने जा रहा हूं। आज आप ईओडब्ल्यू लोकायुक्त को दे दीजिए। मैंने लोकायुक्त के खिलाफ एक प्रश्न लगाया विधानसभा में। लोकायुक्त के मैं सैकड़ों ऐसे प्रकरण बता दूं जिसमें लोकायुक्त ने कार्रवाई की, आज तक चालान पेश नहीं किया। एक वातावरण सा बन गया है मध्य प्रदेश में, मतलब कोई किसी से डर नहीं रहा। लूटो लूटो लूटो, हर कोई लूटो। क्या होता है जब एक वातावरण बनता है लूट का, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिवराज सरकार ने जो लूट का वातावरण बनाया, चारों तरफ फर्जी एस्टीमेट, डबल एस्टीमेट, रोडों के प्लाकरण का डबल कास्ट करके यहाँ दिल्ली बिल्डकॉन जैसी कंपनियाँ खड़ी हो गई। संरक्षण किसका था, मालिक असली कौन है, पीठ पीछे किसका हाथ है, सब लोग जानते हैं। एमपी के नहीं जानते तो बाकी पूरे देश के लोग जानते हैं कि कौन किसका मालिक है। वो बात अलग है कि हम एक्टिंग कर लें, हम 15 रुपए की शर्ट पहन लें, हम कहें कि ये वाला महंगा है थोड़ा सस्ता खरीद लें, ये सब ड्रामा अपनी जगह है। कुल मिलाकर के इस 25 साल में प्रदेश को कर्ज में डुबोकर जिस तरह से लूटपाट किया गया और शब्दों का जलपान कराया गया, लोगों को टहलाते रखा गया, कोई भी रोजगार के अवसर नहीं दिए, नशे में पूरे प्रदेश को झोंक दिया गया और एक कागज बन गया। रिपीट कर रहे हो, आपने सब बोल दिया है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि उसी का एक ये पार्ट है खाद्यान्न। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, चलिए यदि आपके लोकायुक्त में कोई सुनवाई नहीं हो रही, लोकायुक्त कार्रवाई करता है, सरकार कार्रवाई नहीं करने दे रही, तो आपके पास कोर्ट जाने का रास्ता है। क्या करेंगे, बस इतना जानना। अंत में मैं अपने दर्शकों से, विधायक जी, आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि आखिर इसका हल क्या है इस भ्रष्टाचार को रोकने का? मैं एक बात बोलता हूँ, मेरा पैसा नहीं फंसा धान में साहब, मुझे नहीं मिल लेना है 2 रुपया। ये एक, मैं तो जनता की बात कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार क्यों हो। दरअसल है ये पॉलिसी मैटर में खामी। अगर हम पॉलिसी को ठीक कर दें, स्पेस न दें, तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी। या किसको बंद कर दें जैसे मोहन यादव जी ने कहा, या किसकी पॉलिसी को दुरुस्त करने की जरूरत है। नहीं तो एक नया बागरी और ये सब नया ज्ञानेंद्र ये रोज़ पैदा होंगे, किसको किसको अपन कहेंगे। तो जो फैक्ट है वो ये है कि मध्य प्रदेश में मिसरूल है, इसमें इसी कारण कर्ज में डूब रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि उनका ध्यान इस ओर अगर जाए और इसकी पॉलिसी की खामियों को ठीक करके नई पॉलिसी बनाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने आज सुना, थोड़ी चर्चा लंबी हो गई लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और हमने ये रीवा केवल एक उदाहरण है, ये पूरा जैसा भ्रष्टाचार इन्होंने अभी बताया है लगभग हर जिले में चल रहा है। मैं चाहता हूँ मध्य प्रदेश के नागरिक आपूर्ति मंत्री इस प्रोग्राम को सुने और जरा से भी यदि नैतिकता है तो आप तत्काल कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री जी के पास ये प्रोग्राम पहुँचेगा, वहाँ भी मुझे लगता है कि रिव्यू होगा। और जैसा कि अभी विधायक जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह का भ्रष्टाचार है, हम सबकी जिम्मेदारी है इसे रोकने की। आज मैंने इसी उम्मीद से ये प्रोग्राम बनाया है पूरा की पूरा कि कम से कम किसानों से जुड़े हुए मुद्दे पर हमें तत्काल इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता है। और पूरे रीवा अकेले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में रोकने की आवश्यकता है। इसे सकारात्मक लीजिए। हमने पूरी जानकारी सरकार को देने की कोशिश की है। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम किसानों को न्याय दिलवा सकें। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।